जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं चैतन्य कुमार झारखंड हकी में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग मिल रहे हैं एक नए सेशन के साथ, जो हम लोग जेटेट से संबंधित जेटेट और जेटेट और सीटेट से संबंधित जो क्लास सिक्स से लेकर जेटेट और सीटेट से संबंधित जो क्लास 6 से 8 तक का जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो पूछा जाता है, वो हम लोग एनसीईआरटी का जो ओरिजिनल बुक है, इससे संबंधित हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जो आप लोग हर कंटेंट यानी चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग ये सीरीज में कंप्लीट करेंगे। पहले क्लास 6 के जो हिस्ट्री पेपर है इसे कंप्लीट करेंगे, फिर क्लास 7 का हिस्ट्री पेपर कंप्लीट करेंगे, फिर क्लास 8 का हिस्ट्री पेपर को कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही फिर क्लास 6 के ज्योग्राफी को, क्लास 7 के ज्योग्राफी को और क्लास 8 के ज्योग्राफी को इस तरह से हम लोग ये सेशन में सीरीज में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है कि आप ये सीरीज को सेव कर लेंगे। एक प्लेलिस्ट इसका बना दिया जाएगा और उसमें आप लोग विजिट करके आप लोग देख पाएंगे। जो इससे कंटेंट चैप्टर बाय चैप्टर जो कंटेंट दिया रहेगा, वो चैप्टर बाय चैप्टर कंटेंट से आप लोग जो है इसे तैयारी को अपना बूस्ट कर पाएंगे। तो हम लोग पहला चैप्टर जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि जो इसका विषय सूची दिया गया है, उसमें से पहला चैप्टर क्या है, जैसे कि क्या, कब और कहाँ और कैसे। ठीक है, ये पहला चैप्टर जो है। दूसरा चैप्टर है आरंभिक मानव की खोज। ठीक है। तीसरा चैप्टर जैसे भोजन संग्रह के उत्पादन तक। ठीक है, आरंभिक नगर है। इस तरह से टोटल क्लास 6 के अंतर्गत जो है टोटल 12 चैप्टर है। ये 12 चैप्टर जो है सो हम लोग बारीकी से कंप्लीट करेंगे। यानी ये चैप्टर से ये सीरीज में हम लोगों को यहाँ से पूरा देखने को मिलेगा कि ये कंप्लीट लगभग चैप्टर्स, कंप्लीट सिलेबस जो है सीटेट और जेटेट से संबंधित और सीटेट से संबंधित जो है आप लोग यहाँ पे कंप्लीट चैप्टर देखने को मिलेगा। जो यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है, रेगुलर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है सीटेट और जेटेट के क्वेश्चंस पे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहले चैप्टर जो है, पहले चैप्टर के हम लोग नाम लें तो फर्स्ट चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ये क्लास 6 का पहले चैप्टर है। इससे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, जो एनसीईआरटी के लाइन से ही, एनसीईआरटी के बुक से ही एज इट इज़ लाइन को उठा करके सीटेट के द्वारा पूछा जाता है और जेटेट के भी एग्जाम्स में इस तरह से पूछा जाता है। जो क्लास 6 से लेकर के 8 और 9 से लेकर के 12 तक के 9 से लेकर के ग्रेजुएशन तक के कंटेंट को हम लोग को जेटेट क्लास 6 के लिए 6 to 8 के लिए हमें पढ़ने होंगे। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का पहला चैप्टर। जैसे कि बोला गया है कब, क्या, कब, कहाँ और कैसे। यानी इतिहासकार के द्वारा ये पुस्तक में ये चैप्टर में ये बताया जाएगा कि कभी बीते हुए साल में क्या होता था, प्राचीन काल में क्या चलता था, कब कौन सी घटनाएं घटी थी, कब कौन सा पुरातत्व का खोज हो पाया था, कहाँ से हो पाया था और कैसे लोग अपना जीवन व्यतीत कर पाते थे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे एक रसीदा का सवाल है। रसीदा का सवाल क्या था कि रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। रसीदा जो है बैठ करके अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक एक सुर्खी पर पड़ी। सुर्खी पर मतलब एक चर्चित टॉपिक पर पड़ी। ठीक है। 100 साल पहले वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। ये कहना चाह रही है, एक पेपर जब पढ़ रही है तो उसमें ये देखना चाह रही है, ये समझने की कोशिश कर रही है कि यदि जो पेपर में विख्यात चीज़ें हैं या जो सुर्खियों में जो सुर्खियों में जो टॉपिक है, वो टॉपिक के बारे में तो हम लोग पेपर के माध्यम से पढ़ लेते हैं, लेकिन 100 साल पहले क्या हुआ होगा ये कैसे जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो ऐसे में ही फर्स्ट टॉपिक जो दिया गया है उसमें ये बता रहा है कि कैसे पता लगाएं। जैसे कि हो कल क्या हुआ, इसकी घटना तो हम लोग रेडियो के माध्यम से या टेलीविज़न के माध्यम से या अखबार के माध्यम से हम लोग पढ़ लेते हैं। बट पिछले साल क्या हुआ, तो जो गांव के बुजुर्ग व्यक्ति हो या जो जानकार व्यक्ति हो उससे हम लोग पता कर लेते हैं। लेकिन कुछ साल पहले या इससे पहले कुछ 100 साल पहले क्या हुआ था, ये जानकारी हमें प्राप्त करने के लिए हमें क्या इतिहास पढ़ने की आवश्यकता होती है ना, साहित्य के पढ़ने की आवश्यकता होती है। तो ऐसे ही
नेक्स्ट टॉपिक जो है अतीत के बारे में हम क्या जानते हैं। अतीत के बारे में हम लोग को जानने की आवश्यकता क्या है कि लोग कहाँ रहते थे, ठीक है, क्या खाते थे और क्या कैसे कपड़े पहनते थे, या किस तरह के घरों में उन लोग रहते थे। आखेटक आखेटकों आखेटकों मतलब होता है शिकारी। तो शिकारी जो है पशुपालक, कृषक या शासकों द्वारा व्यापारी, पुरोहित या जो शिल्पकार या कलाकार या संगीतकार, जो इतने सारे जो लोग थे वो किस तरह के भोजन प्राप्त करते, कि किस तरह के कपड़े पहनते थे। तो इसी के बारे में, अतीत के बारे में हम लोग को जानकारी लेने की आवश्यकता है ये चैप्टर से, ठीक है। लोग कहाँ रहते थे, अब बात करते हैं कि लोग कहाँ रहते थे। लोग किस प्लेसेस पे, मतलब किस तरह के अपने स्थान को पसंद करते थे, चूज करते थे, जहाँ पे सब तरह के भोजन संग्रह होता था, या रहने खाने के लिए एक अच्छी सुविधा होती थी, पीने के लिए पानी का, यानी जिस तरह से नदियाँ का साधन होता था, खेती करने के लिए कृषि का योग्य जो भूमि होता था, वैसे क्षेत्रों पे रह पाते थे। जलावन के लिए जहाँ पे जंगल की लकड़ियाँ मिल पाए, तो ऐसे क्षेत्रों पे इन लोग रहते थे। तो पहले की बात करें तो नर्मदा नदी का पता लगाओ। नर्मदा नदी के आसपास रहते थे। तो नर्मदा नदी के आसपास की चर्चाएं ये मिलती है कि लाखों वर्ष पहले ये लोग नदी के तट के समीप रहते थे, पास हैं। जब नदी के तट के पास रहने लगे तो आरंभिक लोग जो सो कुछ लोग ऐसे थे जो कुशल संग्राहक थे, मतलब भोजन को संग्रह करते थे, जीव जंतु को मार करके या फल फ्रूट्स को, कंद मूल को ला करके इन लोग अपना जड़ फल फूल को अपने खाद्य संग्रह बनाते थे, खाने योग्य वस्तुएं को ढूंढते थे, ठीक है। नर्मदा नदी के किनारे क्या करते थे कि वहाँ के लोग जड़, कंद मूल या जंगल से जो भी खाद्य सामग्री उपलब्ध हो पाते थे, ये व्यवस्था कर पाते थे, ठीक है। अगला बात करें तो उत्तर पश्चिम में जो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ हैं, उससे क्या प्राप्त करते थे। तो उत्तर पश्चिम में जो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ हैं, जैसे यहाँ देखिए उत्तर पश्चिम क्या है, ये है उत्तर पश्चिम सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ, ये, ठीक है। ये उत्तर हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो उत्तर पश्चिम यानी कोना पे, ठीक है, ये कोना में जो है सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ से क्या मिलता था, तो यहाँ से जो मिल पाते थे वो स्त्री और पुरुष एक साथ रहने 8,000 वर्ष पहले की ये ऐतिहासिक घटना मिलती है कि स्त्री और पुरुष जो सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों का उत्पादन यहाँ से सीखा था। साथ ही गाय भैंस को पालतू बनाना के लिए यहाँ पे सीखा था। कहाँ पे, किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ पर। ऐसे ही पता लगावें तो उत्तर पूर्व, ये उत्तर हो गया और पूर्व भी सही है, यानी एक यदि भारतीय मैप देखें, भारतीय उपमहाद्वीप का मैप देखें तो उत्तर ये हो गया और पूर्व ये हो गया। तो उत्तर पूर्व के क्षेत्रों में क्या करते थे, तो उत्तर पूर्व के क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो मध्य भारत के विंध्य पहाड़ियों का पता लगाना है, यानी उत्तर पूर्व और मध्य भारत के मध्य हिस्सा में जो विंध्य की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे जो लोग रहते थे वो लोग कृषि का विकास जो है सो हुआ था वहाँ पे। कृषि का विकास के साथ साथ सबसे पहले चावल का जो है चावल वहाँ पे उपजाया गया था। तो कौन से क्षेत्र पे चावल उपजाया गया था, चावल जो है आपका ये विंध्य श्रेणी से लेकर के उत्तर पूर्वी श्रेणी, ये हिस्से वाले में जो है चावल का ही हुआ था। और सुलेमान और किरथर के पहाड़िया में यहाँ पे गेहूं और जौ का उत्पादन हो पाया था। और नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी के तट पर आसपास में जो है ये क्या थे, तो यहाँ के लोग जो है कंद मूल, जड़, फल फूल, जंगली चीज़ों को खाद्य संग्रह बनाने की कोशिश किए थे, ठीक है। ऐसे ही बात करें हम फिर, ये देखिए भारतीय उपमहाद्वीप का जो ये यहाँ पे नक्शा दिया गया है, जिसमें सिंधु नदी पर एक नज़र डालें तो सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो झेलम नदी है, चिनाब नदी है, रावी नदी, ब्यास नदी और सतलुज नदी। ये जो 5 सहायक नदियाँ हैं, ये 5 सहायक नदियाँ याद करना है, क्योंकि ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि सिंधु की 5 सहायक नदियाँ कौन कौन सी। तो झेलम है जो सबसे नॉर्थ की ओर, सबसे उत्तर की ओर है, उसके बाद चेनाब है, उसके बाद आपका रावी है, उसके बाद ब्यास नदी है, तब जाए सतलुज नदी है, ठीक है। इसके पश्चिम साइड जो है वो किरथर की पहाड़ियाँ और इसके उत्तर साइड जो है सुलेमान की पहाड़ियाँ या काबुल नदी जो इस तरह से गुजरी है उसी को काबुल नदी कहेंगे। और उत्तर में जो है क्या है, सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। आगे बात करें
कि जो मध्य हिस्से में रहते थे जो विंध्य की श्रेणियाँ होती थी, और गारो पहाड़ियाँ के हिस्से में, ये हिस्से में जो है चावल का सबसे पहले उत्पादन कर पाए थे। ठीक है, ये जानकारी मिल पाई। आगे बात करें तो सिंध, देखिए अगला टॉपिक हम लोग यही मिल गया कि सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाना है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ जो एक सिंधु जो सबसे बड़ी नदियाँ हैं, और इसमें मिली जो सहायक नदियाँ वो क्या होती है कि छोटी छोटी नदियाँ जब बड़ी नदी में मिल जाती है तो उसी को ही सहायक नदी कहा जाता है। तो 47 वर्ष पहले जो है क्या एक आरंभिक नगर जो सिंधु सभ्यता थी, वो नगर के आसपास की छोटी छोटी गंगा नदी व इसकी सहायक नदियाँ जो है सो आपस में मिलना शुरू हो गया था, और उसी को ही सहायक नदियाँ कहा जाने लगा। बात करें गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के बारे में, तो गंगा और इसकी सहायक नदियाँ जो आसपास प्राचीन काल में जिसे मगध कहा जाता था, जो अभी फिलहाल के समय जिसे बिहार कहा जाता है, ये बिहार का हिस्सा था, और यहाँ पे बहुत सी शक्तिशाली राज्य का स्थापित किया गया था, क्योंकि यहाँ के जो शासक थे वो काफ़ी शक्तिशाली थे। और मगध राज्य एक विस्तार होने का कारण था, पहला तो शक्तिशाली राजा था ही, और वहाँ पे कृषि योग्य भूमि थी, और पीने के लिए पानी का साधन था, रहने के लिए जंगल की सुविधाएं भी उपलब्ध थी, प्लस में आवागमन के लिए तरह तरह की चीज़ें यात्रा के लिए जो है पानी जहाज़ों की आवश्यकता भी वहाँ पे अवेलेबल थी। पानी जहाज़ वगैरह की भी ये उपलब्धता थी। ठीक है, अब आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? तो एक जगह से दूसरे जगह बसने हेतु, एक जगह से दूसरे जगह की प्राकृतिक व सांस्कृतिक परंपरा को समृद्ध करने हेतु, या वहाँ की स्थितियों के अनुसार अपने अनुकूल ढालने हेतु लोग यात्रा करते हैं। जैसे कि यात्रा का साधन जो है इन लोग पानी जहाज के माध्यम से भी करते थे। ठीक है, अब बात करें देश का नाम, तो भारत देश का नाम जैसे कि पता है कि जो इसे इंडिया और भारत के नाम से भी जाना जाता है। पहले जो है इंडिया शब्द जो इंडस से निकला है, इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जा गया। ठीक है, सिंधु कहा गया। अपने एटलस में ईरान और यूनानियों का पता लगाओ, ईरान और यूनानियों का पता लगाओ, जिसमें लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों के सिंधी को हिंदोस या इंदोस इंदोस इसी नदी के पूर्व में इसी नदी को कहा गया था। भारत में भारत नाम का प्रयोग जो है उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग इसका नामकरण किए थे। भारत का नाम जो है उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग कौन से? सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ के में जो लोग बसे थे, उन्हें भारत नाम से इस उपमहाद्वीप को जाना जाने लगा था। फिर होते ही समय लगभग 3500 वर्ष पुराने में कृति जो ऋग्वेद में भी ये मिलता है कि भारत और इंडिया इसे नाम से पुकारा गया है। दूसरा बात करें ताम्रपत्रों से जो बनी पांडुलिपियाँ का एक पृष्ठ आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ताम्रपत्रों से बने पृष्ठ, ये जो लिपियाँ होती है उसे किसे भुर्ज के पेड़ की छाल होते हैं, उससे पांडुलिपियाँ लिखी जाते थे। ये क्या होते? हाथ से लिखी हुई रहते थे। जैसे पांडु मतलब क्या होता है? पांडु मतलब होता है हाथ से लिखी जाने वाली। पांडुलिपि का क्या होती है कि हाथ से लिखी जाने वाली ऐसी ऐसी पुस्तक जिसे हम लोग हाथ से लिख सकते हैं, जो भुर्ज के पेड़ के छाल से बने हुए थे, छाल होते हैं, उसे में लिखा जाता है। इसे मैन्युस्क्रिप्ट भी कहा जाता है। और मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द जो मैनु जिसका अर्थ होता है हाथ से निकला हुआ। ठीक है, और ऐसे ही ताम्रपत्र अथवा हिमालय के क्षेत्र पर उगने वाले जो भुर्ज नाम के पेड़ होते थे, इस पे ये तैयार किया जाता था। ताम्रपत्र पे या फिर भुर्ज के पेड़ पे पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी। जैसे कि ये पांडुलिपियाँ दिखाई गया, और ये पांडुलिपियाँ में क्या मिलती थी कि तरह तरह के राजाओं की जो उपाधियाँ थी, और राजाओं के द्वारा जो युद्ध किए गए थे, इन सारे चीज़ों का, या मंदिर या सांस्कृतिक धार्मिक चीज़ों का भी उल्लेख नहीं होता। बहुत जगह तो राजाओं के जीवन
और उनके व्यवहारों से संबंधित और औषधि तथा विज्ञान आदि से संबंधित भी उसमें मेंशन किया हुआ रहता था, देखने को मिलता था। ठीक है, फिर ऐसे ही बात करें पुरातत्व को लेकर, पुरातत्वविद क्या है? पुरातत्वविद ऐसे होता है जो पृथ्वी के अंदर से जो भी चीज़ें निकलती थी या पृथ्वी के अंदर खुदाई के बाद जो भी वस्तुएं निकलती थी उसे जो उसका ज्ञात कर सके, उसकी वर्षायु ज्ञात कर सके, उसी को ही पुरातत्वविद कहा जाता था। और वो पुरातत्वविद क्या होता था? पत्थरों और ईंटों से बनी इमारतें या अवशेषों या चित्रों या मूर्तियों का अध्ययन कर पाते थे। इसे ही क्या कहते थे? पुरातत्वविद कहलाए। ठीक है, कुछ आभूषण भी ऐसे देखने को मिला अतीत में, कुछ हथियार, बर्तन और आभूषण भी देखने को मिला था। जैसे कि एक आभूषण यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, जो ये बाएं साइड में दिया गया है, ये प्राचीन नगर में प्राप्त एक आभूषण है। प्राचीन नगर में प्राप्त एक पात्र है जिसमें एक घड़ा के जैसा दिख रहा है, जिसमें क्या होता था? पानी रखने का एक औजार मिल पाता था। ठीक है, ये लगभग 47 साल पहले की ये औजार है। ठीक है, ये दाएं साइड में आपको दिख रहा है जो, वो पुराना चांदी का सिक्का है। ये पुराना चांदी का सिक्का है और अभी के सिक्कों में काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा है। पहले राजाओं जो है, देखिए यहाँ पे मछली का साइन सा दिया गया है और जो भी आसपास के चीज़ें जो दिख पाते थे, इस तरह के सिंबल का यूज यहाँ पे करते थे ड्राइंग करने में। अब आते हैं पांडुलिपियाँ। पांडुलिपियाँ हमें समझ में आ गई कि पांडुलिपियाँ क्या होती थी? भुर्ज के जो छाल होते हैं उस पे या ताम्रपत्र पे जो सो लिखी जाने वाली हाथ से लिखी जाने वाली जो ऐतिहासिक घटनाएं थी, वो पांडुलिपियाँ कहलाती थी। अभिलेख जो पत्थरों वगैरह पे कुरेद करके, पत्थरों पे काट करके, पत्थरों पे निशानी करके लिखी जाती थी, उसे अभिलेख कहा जाता था। जैसे कुछ गुफाएं वगैरह में अभिलेख देखने को अभी भी मिलता है। पुरातत्व क्या होता था? जो पृथ्वी के अंदर जो इमारतें धंस जाती थी, मंदिरें धंस जाती थी या जो औजार दब जाता था, फिर उसे आधुनिक के समय में जब उसे खुदाई करके निकाला गया तो उसका वर्षायु देखा गया, उसी को ही पुरातत्व कहा गया। और इसे पढ़ने का, इसे अध्ययन करने का पुरातत्वविद कहलाए। जो अध्ययन कर पाते थे उन्हें पुरातत्वविद कहलाए। फिर है अगला टॉपिक है अतीत एक अनेक। अतीत एक है या अनेक है? तो अतीत अनेक शब्दों से किया जाना चाहिए। अतीत जो है अनेक शब्दों में, यानी इसमें बहुत सारी घटनाएं संग्रहित होती है, इस कारण से अतीत एक नहीं अनेक, इसे अनेक रूपों में भी किया जाना चाहिए। अब अगला बात करें तिथियां का मतलब क्या थी? तिथियां का मतलब जो है, इसका मतलब ये है, इसकी तिथियां के बारे में हम लोग बात करें तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि अभी यदि आपसे कोई सवाल किया जाए कि अभी का तिथि क्या चल रहा है, तो अभी का जैसे कि 2024 2024 जैसे चल रहा है, तो हम लोग कितनी इजी वे में इसे बोल लेते हैं। लेकिन इससे पहले की घटना क्या है कि ईसा मसीह के पहले, इसका मतलब ये है कि ईसा मसीह के जन्म के 2024 जन्म के बाद 2024 दिन, आज जो है, आज का दिन, यानी ईसा मसीह के जन्म के 2024 साल हो चुके, जो अब बाद के समय है। लेकिन इसी तरीके से जब पहले पहले का होता तो हम लोग क्या बोलते? 2024 BC, ठीक है, बिफोर क्रिस्ट, ऐसा जो पहले चलता है। आने वाला साल यदि ये तिथियों में कुछ अंतर नहीं होता, ईसा मसीह के जन्म के बाद का डेट सीधे तरह से नहीं पढ़ा जाता, तो इसे हम लोग कैसे बोलते कि आने वाला जो साल होगा 2025, इसे हम 2025 नहीं बोल करके 2023 बोलते। फिर आने वाला फिर अगले साल जो होता वो 2026 ना बोल करके 2022 बोलते। इस तरह करके घटते क्रम यानी पीछे की ओर हम लोग चलते। लेकिन ईसा मसीह का जब जन्म हुआ उसके बाद से जो तिथियां हैं वो ईसा से पहले के रूप में जानी जाती थी पहले, लेकिन जब इनके बाद जन्म हुआ तो ईसा के बाद की तिथियां को जानने को लगी है। जैसा कि बात करें कि अंग्रेजी अक्षर में जब देखे होंगे, अभी जैसे कि कुछ जब इतिहास का पुस्तक हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखने को मिलता है उसमें देखने को मिलता है 205 BC, 205 BC, इस तरह की चीज़ों को। तो BC का मतलब क्या होता है? बिफोर क्रिस्ट होता है। ठीक है, और यही यदि 205 AD देखने को मिले
तो एडी का मतलब क्या होता है? एनो डोमिनी, एनो डोमिनी होता है। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। अब ये बीच क्या है? यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ है। अब ईसा मसीह की ये पूर्व की बात है, 2005 पूर्व की बात है, और अब ये बाद की बात है, 2005 ये बाद की बात है। तो इस तरह से इसका डेट हम लोग फाइंड करते हैं। साथ ही आपको बीसी के जगह बीसीई देखने को भी मिलेगा, बीसीई भी देखने को मिलेगा, जिसे बिफोर कॉमन एरा भी कहेंगे, बिफोर कॉमन एरा। और एडी एडी के जगह सीई देखने को भी मिलेगा, सी, जिसे कॉमन एरा कहेंगे, कॉमन एरा। तो इस तरह से कैलेंडर की तिथियां को हम लोग देख पाते हैं और हम लोग पढ़ते हैं। ऐसे ही बात करें अभिलेख के बारे में, तो अभिलेख के बारे में भी समय समय पर अभिलेख को लिखने की परंपरा और उसकी लिपियां जो है उसमें भाषा का अंतर भी देखने को मिला था, बदलाव देखने को मिला था। पहले राजा जो लिखते थे, राजा के जो विद्वान रहते थे, उन लोग पत्थरों पर, जो कठोर पत्थर होते थे, कठोर सतह होता था, उससे उकेरे गई चित्र, अपना चित्र या राजा रानियों का चित्र प्रसिद्ध होते थे। लेकिन दिन पर दिन धीरे धीरे क्या हुआ, उसके बारे में, राजाओं के बारे में और ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में उनके विद्वानों द्वारा जो है सो उकेरे जाने लगे थे। जैसे अब प्राचीन के समय में देखें तो पी का जो लिखने का जो ये लिपि थी, ये ऐसी थी, टी इस तरह से लिखा जाता था, वो ऐसे लिखा जाता था, एल इस तरह के सैम्बल से लिखा जाता था, एम इस तरह के सैम्बल से लिखा जाता था। यहाँ देख रहे होंगे तरह तरह के चीज़ें, यहाँ पे बदलाव आप लोग को देखा मिल रहा होगा। ठीक है। फिर ऐसे ही बात करें कि जो मिस्र में सबसे पहले जो उत्तरी तट पर जो रोसेटा नामक एक कस्बा था, रोसेटा नामक एक जो जगह कस्बा जो था, वहाँ पे सबसे पहले राजा रानी की मूर्तियाँ को उकेरे गए मिला था। ठीक है। एक फ्रेम में एक छोटे से फ्रेम में राजा रानी की मूर्तियाँ को उकेरा गया था। ठीक है। और जो ऐसे विद्वान जो बनाते थे उसे कारतूस कहा जाने लगा था। ठीक है। तो हम लोग ये बात देख पाए कि जो तिथियां थी और उसके बाद आलेख जो दिए गए थे उसमें अलग अलग तरह के चीज़ों को देखने को मिला था। समय पर समय जो लिपियां थी वो बदलाव देखने को मिला था। अब यात्राएं क्या होती है ये पता था कि लोग एक जगह से दूसरे जगह या फिर भोजन संग्रह करने के लिए जाते थे, जीव जंतु को मार करके खाने के लिए जाते थे, या फिर वो दूसरे संस्कृति से, दूसरे जो प्रकृतियाँ थी उसके अनुकूल रहने के लिए, जैसे जो गर्म स्थान होता था तो उसे छोड़ करके ठंडे स्थान पे जाते थे। जब उसे ज़्यादा ठंडे फील महसूस होते थे तो गर्म स्थान की ओर प्रस्थान होते थे। पांडुलिपियाँ क्या होती थी? हाथ से लिखी जाने वाली जो लिपि थी, जो ताम्रपत्र पे या भोज के छाल जो हिमालय पर्वत पे के आसपास जंगलों में मिलते थे, उससे लिखी जाने वाली जो ये लिखावट जो होते थे उसे पांडुलिपि कहा जाता था। अभिलेख क्या होता था? जो एक कठोर सतह पे या पत्थर कहा जाए या जो कुंभ की गुफाएं होती थी उसमें पत्थरों को काट करके या हथौड़े छेनी की मदद से जो लिखी जाती थी उसे अभिलेख कहा जाता था। पुरातत्व तो क्या होता था? इतिहास में इमारतें, मंदिरें या ऐसे जगहों पे जो दह गए, जिसके अंदर कुछ औजारें या आभूषण दब गए, उसे खोज करके जो निकाला गया उसी को पुरातत्व कहा गया। और उसके बारे में अध्ययन करने वाले लोग को पुरातत्वविद कहलाया। इतिहासकार का कहलाया जो साक्षात रूप से पुरातत्व के आधार पर, पांडुलिपियों के आधार पर, अभिलेखों के आधार पर स्टडी करके, है ना, और उसे स्टडी करके जो देखने और ऐतिहासिक घटनाओं को समझने की कोशिश किए और इसे उकारने की कोशिश किए, उसी को ही जो सो इतिहासकार कहलाए। स्रोत क्या होता था? जैसे इतिहास हम लोग पढ़ने का तात्पर्य क्या होता है, इसका स्रोत क्या होता है? तो सबसे बड़ा स्रोत होता है पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व। ये सब सारे हम लोग का स्रोत है कि इतिहास में ऐसे घटनाएं घटी थी, ये हम लोग का स्रोत होता है। अज्ञात लिपियों का अर्थ निकालना। अज्ञात जो भी अभी क्या होता था कि कुछ जगहों पे अभिलेख में जो कठोर पत्थरों पे लिखा जाता था, कुछ अभिलेख अज्ञात है। उसको निकालने का क्या तरीका है कि जगह जगह पे जहाँ जहाँ के लोग
जो विद्वान थे उस महाद्वीप के लोग को सामने में बैठा करके उस तरह के अक्षरों को, उस तरह के चिन्ह को अभी पहचानने को बताया जाता है। उसके बाद वहाँ के अक्षर बताया जाता है कि ये पी का सिंबल था और ये एल का सिंबल था, ये ओ का सिंबल था। इस तरह से करके वो अभी के समय में अज्ञात लिपियों का अर्थ निकाला जा रहा है। ये चीज़ों को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 1 जो हम लोग पढ़ चुके हैं इसे। और कुछ यहाँ महत्वपूर्ण तिथियाँ, जैसे कृषि का आरंभ जो है 8000 वर्ष पहले हो चुका था। और सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम जो नगर वर्ष है वो 47 वर्ष पहले, जहाँ से कृषि का साक्ष्य वगैरह भी मिल पाता था। गंगा घाटी के नगर जो मगध वाले क्षेत्र हैं, यहाँ से क्या होता था कि चावल और की खेती जो है यहाँ पे देखने को मिला था। और अब वर्तमान के समय जब हम लोग ये पुस्तक में पाठ का चर्चा मिलता है, ऐतिहासिक घटनाओं को पढ़ते हैं, तो वो 2000 वर्ष की घटनाएं को दर्शाई गई है। उम्मीद है ये पार्ट से आपको कुछ समझ में आया हो। इस तरह से आप यदि कंटिन्यू हैं तब हम अगले चैप्टर्स को, अगले सेशन को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग दूसरे चैप्टर को पढ़ेंगे फिर। धन्यवाद।